गांव में भयंकर बाढ़। काजल अपनी सास सुनीता और पति विवेक के साथ रहा करती थी। काजल एक बहुत ही बड़े घराने से थी, बस इसी बात का घमंड उसको था। वो किसी भी गरीब और छोटे इंसान से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन काजल सुबह का ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसके जूस को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। शांति, शांति, मेरे जूस का ग्लास किधर है? काजल का गुस्सा देख शांति अपने हाथों में उसके जूस का गिलास लेकर दौड़ती हुई आती है और उसके टेबल पर रख कर कहती है, छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दो, जूस बनाने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, जूस उसका सामान खत्म हो गया था, तो मैंने रामू को जूस का सामान लाने के लिए भेजा था, बस इसीलिए थोड़ी सी देरी हो गई। तुमने कल भी मुझे जूस बना कर दिया था। अगर सामान खत्म हो रहा था तो तुम्हें कल ही सामान मंगवा लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ना मुझे ब्रेकफास्ट में देरी पसंद नहीं है। छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुम ध्यान रखने वालों में से नहीं हो, तुम्हारी तो खबर लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं तुम्हें, अपने काम को लेकर लापरवाही कर रही हो। मैं माँ जी से कहकर अभी तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकलवाती हूँ। नहीं नहीं छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं। अगर आपने मुझे काम से निकलवा दिया तो मैं उनका पेट कैसे पालूंगी? मेरे तो पति भी नहीं है जो बाहर जाकर वो काम कर सके। मैं एक विधवा और ऊपर से मेरे बच्चे, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ काम ढूंढूंगी मालकिन? वो मैं नहीं जानती, वो तुम अपना देखो। माँ जरा यहाँ आइए, आपको आपकी नौकरानी की हरकत बताती हूँ। काजल की बात सुनकर काजल की सास सुनीता हॉल में आती हैं, जहाँ वो शांति को हाथ जोड़कर रोता हुआ देखती हैं। क्या हुआ काजल? और शांति, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? काजल, तुमने शांति को कुछ कहा? कहा नहीं, बल्कि इसको धमकी दी है कि मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा भी क्या किया है इसने जो तुम इसको नौकरी से निकालने या निकलवाने की बात कर रही हो? माँ जी, इसे काम करने का कोई तरीका ही नहीं है। आज इसने मेरा जूस लाने में देरी कर दी, बहाने बना रही है कि सामान खत्म हो गया था। कल को ये खाने में भी देरी करेगी। मैं ऐसे लापरवाह इंसान को अपने घर में नहीं रख सकती। काजल बहू, सिर्फ इतनी सी बात के लिए किसी गरीब को नौकरी से निकालना ठीक नहीं है। शांति बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है और आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। तू शांत हो जा और इसे काम करने दे। ठीक है माँ जी, अगर आपको इस नौकरानी की इतनी ही फिक्र है तो रखिए इसे, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। काजल गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शांति अपनी मालकिन सुनीता को थैंक यू बोलती है और अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दोपहर होने लगती है और अचानक आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। देखते ही देखते बहुत तेज आंधी तूफान के साथ भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि चारों तरफ बहुत बुरा हाल करने वाली थी। शाम तक बारिश इतनी तेज हो जाती है कि सड़कों पर पानी भरने लगता है। तभी काजल का पति विवेक ऑफिस से भीगता हुआ घर आता है। अरे विवेक, तुम पूरा भीग गए हो, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है क्या? हाँ काजल, बाहर तो मुसीबत आ गई है। सड़कों पर 2-2 फीट पानी भर गया, गाड़ियां डूब रही हैं और ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो चुका है। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी धीरे धीरे निकाल कर घर तक लाया हूँ। बाप रे, ये पानी तो हमारी लॉन तक आ गया है। मुझे तो डर लग रहा है विवेक। रात होते होते बारिश का असर और ज्यादा बढ़ जाता है। तेज हवाओं के कारण इलाके के बिजली के खंभे गिर जाते हैं और पूरे शहर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा छा जाता है। घर के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है और नीचे के कमरों में धीरे धीरे पानी घुसने लगता है। विवेक, सुनीता और काजल परेशान होकर अपने मोबाइल देखते हैं, लेकिन फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो चुका था। अजी सुनती हो बहू, नीचे रसोई और हॉल में पानी घुटनों तक आ गया है। फ्रिज और सारा सामान पानी में तैर रहा है। हमें तुरंत ऊपर वाले कमरे में जाना पड़ेगा। तीनों किसी तरह घुटनों तक भरे गंदे पानी में से निकलते हुए ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। पूरी रात पानी ऊपर चढ़ता रहता है। सुबह जब होती है तो बारिश थोड़ी धीमी पड़ती है, लेकिन चारों तरफ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। घर के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था, जैसे पूरा घर किसी टापू में बदल गया हो। घर में खाने पीने का सारा सामान नीचे पानी में डूबकर खराब हो चुका था। भूख के मारे काजल का बुरा हाल होने लगता है। विवेक, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कल रात से कुछ नहीं खाया। घर में कोई बिस्किट या ब्रेड भी नहीं बची क्या? काजल, नीचे रसोई में 4 फीट पानी भरा हुआ है। सारा राशन, सब्जियां और गैस सिलेंडर सब पानी में डूब चुके हैं। बाहर दुकानें भी बंद हैं और सड़कों पर नावें चल रही हैं। हम घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। हे भगवान, इस बड़े मकान और करोड़ों के बैंक बैलेंस का क्या फायदा, जब आज हम एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारा क्या होगा?
तभी अचानक घर के बाहर से एक नाव के आने की आवाज होती है। विवेक खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि उस नाव पर कोई और नहीं बल्कि उनकी वही नौकरानी शांति बैठी हुई थी। शांति के हाथ में एक बड़ा सा झोला था। वो चिल्लाकर ऊपर की तरफ आवाज लगाती है, बड़े भैया, मालकिन, आप लोग ऊपर ही है ना? मैं आप लोगों के लिए सूखी रोटियां, गुड़ और पीने का साफ पानी लेकर आई हूँ। हाँ शांति, हम सब ऊपर ही हैं। तुम इस बाढ़ के पानी में यहाँ कैसे आई? भैया, रेडियो पर खबर आ रही थी कि इस बड़े इलाके में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। मुझे पता था कि छोटी मालकिन को टाइम पर खाना पीना चाहिए होता है और इस मुसीबत में आप लोग भूखे होंगे। मेरा घर तो ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ पानी नहीं आया। मैंने अपने पड़ोस वाले की नाव ली और आप लोगों के लिए खाना लेकर आ गई। विवेक तुरंत ऊपर से एक रस्सी नीचे फेंकता है। शांति उस रस्सी में खाने का झोला बांध देती है और विवेक उसे ऊपर खींच लेता है। झोला खोलते ही उसमें से गर्मा गर्म सादी रोटियां और गुड़ निकलता है। भूख से बेहाल काजल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत रोटी का टुकड़ा मुंह में डालती है। सूखी रोटी खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शांति, तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है। कल तक जिसे हम नौकरी से निकालने की बात कर रहे थे, आज उसे ने हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो शांति मौसी, मुझे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। मैं गरीबों को छोटा समझती थी, लेकिन आज इस बारिश की आफत ने मुझे समझा दिया कि मुसीबत के वक्त कोई पैसा या बड़ा घराना काम नहीं आता, बल्कि एक इंसान का अच्छा दिल काम आता है। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे लिए खाना पहुंचाया। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप ऐसा मत कहिए। आप लोग मेरे मालिक हैं। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही तो सबसे बड़ा धर्म है। अब आप लोग आराम से खाना खाइए, मैं चलती हूँ। शांति वहाँ से नाव लेकर चली जाती है। बारिश का कहर तो धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन वो काजल के दिल के घमंड को हमेशा के लिए बहा कर ले जाता है। काजल को समझ आ जाता है कि कोई भी अपने पैसों से नहीं, बल्कि अपने अच्छे कामों से बड़ा होता है। ये क्या, आप अभी तक यहीं पर हो? काम पर नहीं जाना क्या? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। ये हो गया, अब छमिया का पूरा परिवार तैयार हो गया है। देख रहा था, आज मैंने छमिया की सास भी बना ली। छमिया और इसकी सास की कहानी दिखाऊंगा तो खेल का मजा दोगुना हो जाएगा। हाँ, मजा तो दुगना हो जाएगा, पर ऐसा कमाई के साथ भी तो होना चाहिए ना। मैं तो थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते। क्यों इन बेजान कठपुतलियों के पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हो? अरे शहर जाओ, वहाँ जाकर कुछ नया काम धंधा देखो। इन कठपुतलियों के नाटक में कुछ नहीं रखा। ऐसा मत बोल राधा, ये सिर्फ कठपुतलियां नहीं हैं, बल्कि ये भी मेरे परिवार का एक हिस्सा ही है मेरे लिए। देखना, ये छमिया को इसे मेरे बाबा ने बनाया था, फिर मैंने धीरे धीरे इसका पति, इसके बच्चे, पड़ोसी और अब इसकी सास भी बना ली। सच कहता हूँ राधा, मुझे ये सब कभी बेजान नहीं लगते। लगता है जैसे ये सब मुझसे बातें करते हैं और फिर इन्हीं की बातें मैं सबको सुनाता हूँ। कठपुतलियों का खेल हमारे इलाके की परंपरा है, जिसे मेरे परिवार ने हमेशा से आगे बढ़ाया है। तो अब तू ही बता, मैं कैसे ये काम छोड़ दूँ? ठीक है, वैसे जैसे तुम्हारे रिश्तेदारों ने छोड़ा है, सब आगे बढ़ रहे हैं, पर तुम हो कि इन गुड्डे गुड़ियों में ही लगे हो। अपने चाचा जी को ही देख लो, कैसे उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला किया और अपने बेटे सोहन को शहर भेज दिया। सुना है शहर में खूब अच्छी कमाई हो रही है उसकी, और बहुत जल्दी वो अपनी बीवी बच्चों को भी अपने साथ शहर ले जाने वाला है। मेरी मानो तो सोहन से ही बात करो जाकर, वो जरूर तुम्हें कहीं न कहीं लगवा ही देगा। लेकिन राधा, पता नहीं मैं कुछ और कर भी पाऊंगा या नहीं। मैं अपने तमाशे के अलावा और कोई काम नहीं जानता। अरे तो भले आदमी, सब में बच्चों की और मेरी जिंदगी का क्यों तमाशा बना रहे हो? देखो जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। आज और कल बस यही 2 दिन है तुम्हारे पास। जाकर सोहन से बात करो, कुछ नया काम धंधा देखो, वरना 2 दिन बाद बच्चों को लेकर मैं चली जाऊंगी अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। इतना कहकर राधा रसोई की तरफ चली गई। मोहन ने जब से होश संभाला था तब से उसने यही कठपुतलियों का काम ही तो सीखा था। एक वक्त था जब सारा गांव मोहन के परिवार को इस खास हुनर के लिए जानता था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था। अब लोगों को कठपुतलियों के खेल में कोई रुचि नहीं थी। यही वजह थी कि मोहन के लिए अपने परिवार का खर्च चला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हालांकि इस सब के बावजूद उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर दिन अपनी कठपुतलियों के खेल में कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन इस सब से भी कोई खास फर्क नहीं दिख रहा था। मजबूर होकर मोहन को राधा की बात माननी ही पड़ी और वो शहर की तरफ चल दिया। राधा भाभी बोल तो सही रही हैं, आपको अब आगे बढ़ना ही चाहिए, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ भाई। अब तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। मैंने तो कठपुतलियां बनाने और उन्हें नचाने के अलावा कुछ भी नहीं सीखा, तो तुम ही बताओ, यहाँ शहर में कैसे टिकूंगा, क्या करूंगा? शहर में ना काम की कमी है और ना ही काम करने वालों की। देखो भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर गांव में गुजारा करना मुश्किल है तो यहाँ शहर में रहकर पांव जमाना भी कोई आसान काम नहीं है। अब मुझे ही देख लो, इतने सालों से एड़िया घिस रहा हूँ,
तब जाकर सब्जी की एक दुकान खोल पाया हूँ। तो तुम भी देख लो ऐसा ही कोई काम जिसके लिए तुम्हारे पास पैसे भी हों और हिम्मत भी। अब वैसे भैया आज तो रुकोगे ना आप मेरे पास? सुबह मैं दुकान पर जाते हुए बस अड्डे छोड़ दूंगा। सोहन की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो मोहन की कोई खास मदद नहीं करने वाला था। मोहन अगले दिन गांव वापस लौट आया, जहां राधा बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। आ गए? और बताओ कैसा है सोहन? घर तो बढ़िया होगा उसका। और तुम्हारी कहाँ बात करवाई उसने? काम की बात तो पक्की कर आए हो ना? जरा थम जा राधा, कहीं कोई बात नहीं हुई है। तो अब क्या करोगे? देखो तुम हिम्मत मत हारो, शहर में कुछ न कुछ हो ही जाएगा। हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। राधा, क्यों ना मैं अपने साथ छमिया को भी शहर ले जाऊं? क्या पता वहाँ मेरा काम चल जाए। कर दी ना फिर से वही बेसिर पैर की बात। अरे जब गांव में किसी को तुम्हारी कठपुतलियों को देखने की फुर्सत नहीं है तो शहर के लोग कहाँ खाली बैठे हैं। तुम ऐसा करो, शहर जाकर शुरुआत में कहीं मजदूरी का काम पकड़ लो। आगे क्या करना है उसके बाद सोचेंगे। लेकिन राधा, मुझे एक बार कोशिश तो करने दे। तुम्हें कुछ नहीं पता, फालतू की बकवास करते हो बस। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर राधा मोहन की बनाई हुई सारी कठपुतलियों को उठा लेती है और उन्हें घर के बाहर ले जाकर फेंक देती है। राधा, क्या कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हारे दिमाग को सही रास्ते पर लाना जरूरी है। जब तक वो मनहूस कठपुतलियां घर में थी, तुम्हारा दिमाग आगे की सोच ही नहीं पा रहा था। देखो, मुझे अपना दुश्मन मत समझो। मैं जो कह रही हूँ, जो कर रही हूँ, तुम्हारे और अपने बच्चों के भले के लिए ही कर रही हूँ। इन कठपुतलियों से लगाव छोड़ोगे तभी आगे कुछ सोच पाओगे। ये सोच सिर्फ राधा की थी, क्योंकि मोहन का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी कठपुतलियां कभी भी उसकी तरक्की के रास्ते का रोड़ा बन सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद मोहन को हार माननी ही पड़ी और राधा के जोर देने पर उसे नए काम की तलाश में शहर जाना ही पड़ा। हालांकि वो राधा की नजरों से बचकर अपनी छमिया को भी अपने साथ शहर ले गया था। माफ कर दे छमिया, राधा थोड़ी गर्म मिजाज की है, तो बस इसीलिए तुझे पसंद नहीं करती। लेकिन तू चिंता मत कर, तू और मैं मिलकर यहाँ शहर में नई शुरुआत करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने राधा से झूठ कहा कि वो शहर में कोई नया काम ढूंढेगा, बल्कि उसने तो शहर जाकर फिर से कठपुतलियां बनाने का काम शुरू कर दिया। वो घर से जो भी पैसे लेकर शहर आया था, वो सारे उसने छमिया पर और उसके जैसी दूसरी कठपुतलियां बनाने पर खर्च कर दिए। उसने अपने रहने के लिए किराए पर कमरा भी नहीं लिया, बल्कि फुटपाथ पर रहकर वो सुबह से शाम तक अपनी बनाई हुई कठपुतलियों का खेल दिखाने लगा। लेकिन शहर में तो हाल गाँव से भी बुरा था। 2 मिनट रुककर मोहन का हुनर देखने और समझने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। पापा, वो देखिए, वो अंकल के पास कितने अलग से खिलौने हैं। बेटा, वो खिलौने नहीं हैं और वो अंकल उन्हें बेच भी नहीं रहे हैं। असल में वो अंकल एक कठपुतली वाले हैं। वो तुम्हारी बुक में एक चैप्टर है ना, द पपेट शो, बिल्कुल वैसा ही करते हैं ये अंकल। तुम चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं और उन अंकल का पपेट शो देख भी सकते हैं। उस बच्ची का नाम रिया था, जिसका घर ठीक उसी जगह पर था जहाँ मोहन उस दिन अपनी कठपुतलियों का खेल दिखा रहा था। रिया एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मोहन की बनाई हुई कठपुतलियाँ उसे बहुत अच्छी लगी और वो अपने पापा के साथ मोहन के पास गई और उससे बोली, अंकल, इस गुड़िया का क्या नाम है? और ये बाकी सब कौन कौन है? बेटिया, ये छमिया है, बिल्कुल आपके जैसी समझदार और प्यारी, और ये इसका परिवार है। आप छमिया से बात करना चाहोगे? हाँ अंकल, मुझे छमिया से बात करनी है और मुझे इससे फ्रेंडशिप भी करनी है। मोहन ने कुछ ही पलों में छमिया की आवाज बनकर रिया का दिल जीत लिया। अब तो रिया हर रोज अपने पापा के साथ मोहन का कठपुतलियों का खेल देखने आने लगी। साथ ही अपने दोस्तों को भी वो अपने साथ लाने लगी। इस तरह मोहन ने शहर में कमाई शुरू कर दी। मोहन यार, एक बात बताओ, इन कठपुतलियों को बनाने में तो बहुत मेहनत लगती होगी, और फिर हर रोज एक नई कहानी, नई नई बातें, ये सब सोच कैसे लेते हो? साहब, ये तो काम है मेरा खानदान कई पुश्तों से ये काम करता आ रहा है। बचपन में यही हमारे खिलौने होते थे और बड़े होने के बाद जिंदगी जीने का सहारा भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेहनत के हिसाब से तुम्हें पैसे नहीं मिलते। सिर्फ 10 रुपए, इतने में क्या होता है आजकल? ये बात तो मेरी बीवी भी कहती है साहब, लेकिन आप ही बताओ, मैं करूं तो क्या? 10 रुपए का टिकट है, तब तो इतने कम लोग आते हैं। अगर पैसे बढ़ा दिए तो कौन आएगा मेरा खेल देखने? सब आएंगे, यहाँ तक कि और भी लोग आएंगे। मोहन, तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। जगह और शो की तैयारियां मैं करूंगा। तुम्हें बस पूरी मेहनत से और कठपुतलियां बनानी है और अपना हुनर दिखाना है। और हाँ, मेरे एक दोस्त की खिलौने बनाने की फैक्ट्री है। इस काम के अलावा तुम वहाँ भी काम कर सकते हो। आप सच कह रहे हैं साहब? आप इतना कुछ करेंगे, वो भी मेरे लिए? मोहन, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुम्हारी कठपुतलियां और इनके नाटक को देखकर मेरी बच्ची रिया बहुत खुश रहने लगी है।
वरना इसकी माँ की मौत के बाद से तो इसने जैसे मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान तो मैं कुछ भी करके नहीं चुका सकता। मोहन का खुद पर और अपनी कठपुतलियों पर विश्वास आखिरकार सही साबित हुआ। राजीव की मदद से जल्द ही मोहन ने शहर में अपनी पहचान बना ली। जल्दी ही वो एक मामूली कठपुतली वाले से शहर के एक मशहूर पपेट शो का मशहूर कलाकार बन गया था। और इस सब के बारे में जब राधा को पता चला तो वो जितनी खुश हुई उतनी ही शर्मिंदा भी, क्योंकि जिन कठपुतलियों को वो हमेशा कोसती रहती थी, अब उन्हीं की वजह से वो और उसका पूरा परिवार उसकी उम्मीद से बेहतर जिंदगी बिता सकते थे। रामनगर का एक छोटा सा गांव था। गांव में बड़ा सा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर भीड़ लगा करती थी। गर्मियों के मौसम में ये सारी भीड़ रमेश के पेप्सी की दुकान पर लगी रहती थी। अरे रमेश काका, मुझे ऑरेंज वाली पेप्सी दे दो। और मुझे पीली वाली। और मुझे लाल वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को रमेश की पेप्सी बहुत पसंद आती थी और रमेश पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। अच्छा फिल्टर पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। रमेश की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत बिका करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था। अरे काका, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गई, अब कल आना। रमेश की दुकान के सामने दयाल की दुकान थी। दयाल आइसक्रीम बेचता था, पर गर्मियां होने के बावजूद भी उसकी आइसक्रीम बिक नहीं रही थी। पता नहीं ये रमेश अपनी पेप्सी में ऐसा क्या मिलाता है जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपए वाली पेप्सी में भला क्या स्वाद होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। स्वाद का तो पता नहीं, पर वो आइसक्रीम से सस्ती है, इसीलिए ज्यादा बिकती है। हाँ, हो सकता है। क्यों ना आप भी पेप्सी बेचना शुरू कर दे? अरे पर पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की जरूरत थोड़ी ही है। बाजार में बहुत सारी कंपनियां पेप्सी बेचती हैं, आप भी उनसे खरीद कर बेच सकते हो। सोच लो, बहुत मुनाफा होगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह दयाल शहर से ढेर सारे जूस वाली पेप्सीज ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दी। अच्छा किए, अब एक बाहर बोर्ड लिख दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। दयाल एक बोर्ड पर लिख देता है कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये बोर्ड अपनी दुकान के बाहर लगा देता है। कुछ देर बाद ये बोर्ड एक छोटे बच्चे ने पढ़ा। यहाँ पेप्सी मिलेगी। काका, कौन कौन से कलर है? सब कलर है, तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक येलो वाली और एक ऑरेंज वाली चाहिए। दयाल ने चिंटू को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। चिंटू वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो एक और पेप्सी मेरी तरफ से फ्री। जाकर अपने दोस्तों को भी बताना कि मेरी दुकान पर पेप्सी मिलती है, ठीक है? हाँ हाँ काका, जरूर बताऊंगा। और दयाल का ये फंडा काम कर गया। चिंटू दौड़ते हुए अपने गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है, मुझे भी 2 ऑरेंज वाली चाहिए और मुझे 3 लाल वाली। दयाल ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने दयाल की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस रमेश की पेप्सी चखी थी, पर आज उन्हें कंपनी का स्वाद भी अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली बार पिया हूँ। और भी काफी फ्लेवर है, नींबू पानी, काला खट्टा, ऑरेंज, रोज। वाह भाई वाह, अब तो रोज अलग अलग फ्लेवर चख सकते हैं। दयाल की पेप्सी बेचने की वजह से रमेश की दुकान पर ग्राहकों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम करना होगा। दयाल ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इसलिए गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। रमेश अपने आप को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक दयाल की दुकान पर पेप्सी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही और यहाँ रमेश का धंधा मंदा था। गांव के मुखिया रमेश की दुकान पर आए। क्या हुआ रमेश, आज कुछ परेशान लग रहे हो? अब क्या बताऊं काका, दयाल शहर से पेप्सी लाकर बेच रहा है, अब मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। कोई भी नई चीज के पीछे ये गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तू तो जानता ही है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है तेरी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से तो अच्छी ही होगी। अच्छा एक काम कर, मुझे 50 पेप्सी दे दे आज। शहर से मेरा पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है मुखिया जी। रमेश ने मुखिया जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहां से चले गए। रमेश अब भी दुखी था। मुखिया जी अपने घर पहुंचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी।
पापा, ये पेप्सी वगैरह अच्छी नहीं होती। इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा रमेश खुद बनाता है, बिना मिलावट, साफ ढंग से। इसे हम कई सालों से पी रहे हैं, अब तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। दीजिए। मुखिया ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दी और उसने वो चखी। वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छी है। मुखिया जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीना शुरू किया और कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। पापा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे रमेश की दुकान दिखेगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। बाजार पहुंचकर गीता दयाल और रमेश की दुकान में उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर भीड़ लगी है मुझे वहां जाना चाहिए। गीता दयाल की दुकान में गई। जैसे दयाल ने फ्रिज से पेप्सी के पैकेट निकाले तो गीता ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। पर अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, पर अब ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहीं खड़े एक आदमी ने गीता से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर की कंपनियों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने में कई सारे केमिकल्स डालते हैं जो हानिकारक हैं और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई हो? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको रमेश भाई की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। गीता वहां से चली गई, पर आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी की बातें करने लगे। गीता ने रमेश की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की तरह फैली और सारे माता पिता ने अपने बच्चों को दयाल की दुकान से पेप्सी लेने से मना कर दिया। आज से दयाल काका की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों माँ? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुझे सुई लगेगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं लगवानी सुई। लोगों को रमेश की अच्छाई समझ आ गई और एक बार फिर रमेश की पेप्सी बिकने लगी। दयाल की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर दयाल ने पेप्सी बेचना ही छोड़ दिया। गीता ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। Thanks for watching.